उसको जब आप लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ लामहदूद है, जिसकी कोई हद नहीं है, उसको उसमें कैसे बयान कर सकते हैं जो बहुत छोटा है। ये पहली। दूसरी बात है, तीसरी बात है कि हकीकत का तसव्वुर जो है कि क्या है सच्चाई, क्या हकीकत है समाज की, दुनिया की, देश की, कायनात की, इंसान की, वो भी कोई अटल शय नहीं है। वो समय के साथ बदलती है। पहले समझते थे हम कि सूरज ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, उस ज़माने में भी हमने शायरी की, उस ज़माने में भी हमने साइंस किया। तो हकीकत कोई एक अटल नहीं है, उसका तसव्वुर बदलता रहता है। और फ़न जिसे कला कहते हैं, वो हकीकत नहीं बयान करता है, वो हमारे मुशाहिदात जो हम देखते हैं, समझते हैं, हमारे जो तसव्वुरात हैं, उनको एक मखसूस उसूल और रसूम के तहत बयान करता है। अगर शायरी कर रहे हैं तो उसका रस्म है, नाटक कर रहे हैं उसका रस्म है, उपन्यास लिख रहे हैं उसके रसूमियात हैं। तो रसूमियात के तहत फ़न जो है, कला बयान करती है हकीकत को। हबीब साहब रायपुर में पैदा हुए, छत्तीसगढ़ में, आज से 100 बरस पहले, जाहिर सी बात है। वहाँ बड़ा चौड़ा ख़ानदान उनका था। उनके दादा जो हैं वो पेशावर से आए थे। वहाँ उन्होंने हकीम थे, वहाँ एक ख़ातून का इलाज किया। तो जिन ख़ातून का इलाज किया उनसे उन्होंने शर्त लगाई कि मैं अपने बेटे की शादी करूँगा। तो अपने बेटे की शादी उन्होंने की। उनके बाप पठान थे, उनको उर्दू बोलनी ठीक से नहीं आती थी। ज़िंदगी भर उनका मजाक उड़ाया जाता रहा अपने ससुराल में, हबीब साहब की माँ और बहनें और खालाएँ। लेकिन अहम बात ये थी कि वहाँ रायपुर में जो माहौल उन्हें मिला उसमें बहुत ज़्यादा शायरी का असर था, जैसा उस ज़माने में था। बहुत से घरों में, नॉर्थ इंडिया में, यूपी में, लखनऊ में, रायपुर में तरह तरह की शायरी होती थी। मगर शायरी के साथ जो एक यूनिक चीज़ थी कि छत्तीसगढ़ का जो लोकल कल्चर है उसमें उनके ख़ानदान के लोग बहुत रचे बसे थे। बहुत से उनके मामू और रिश्तेदार दूर दराज में रहते थे, राजनांदगांव में, रायपुर में, बस्तर में। वहाँ वो आते जाते थे। तो वहाँ का जो जिसको कहते चाहिए, जो कल्चर है गाने का, जो रसूम हैं, जो वहाँ की तीज त्यौहार हैं, उन सब से उनका साबका बहुत बचपन से पढ़ा। तो रायपुर उनके लिए बड़ा अहम साबित हुआ। उन्होंने शुरुआती अहद में ही शायरी करनी शुरू की थी बचपन में। हालांकि उन्हें एक्टिंग के अवार्ड्स मिले थे, लेकिन शायरी उन्होंने शुरू कर दी थी। और पहले वो शायर ही बनना चाहते थे, और इस चीज़ का उनके थिएटर पे बाद में असर भी दिखाई देता है हमें। फिर वहाँ से वो अलीगढ़ गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन दिनों बहुत बागियाना माहौल था, शायरों का। मजाज, सरदार जाफरी, कैफ़ी आज़मी, बहुत सारे वहाँ पे शायर थे जो एक तरह के नए तेवर अपना रहे थे। तो उससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन उस ज़माने में फिर वो एक्टर बनना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी फ़ोटो वोटो खिंचवाई और एक्टिंग करने के लिए बॉम्बे जाना था। बॉम्बे जाने के पैसे नहीं थे, तो पता चला कि वहाँ पुणे में नेवल कैडेट बनने का इम्तिहान हो रहा है। उसमें उन्होंने पर्ची भरी, उसमें दाखिला हुआ, बॉम्बे का टिकट मिला। इस तरह वो बॉम्बे गए फ्री में। बॉम्बे पहुँचे वो, उन्होंने एक पिक्चर देखी, और द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ऑस्कर वाइल्ड की एक अंग्रेज़ी फिल्म थी। उसको देखने के बाद वो वहीं एरोस थिएटर के पास कैफ़े में बैठे बहुत धुआंधार उस पर स्पीच दे रहे थे कि ये कैसा नाटक है और कैसी फिल्म वगैरह है। तो दूसरी टेबल पे बैठा हुआ एक आदमी था, उसने कहा, यार तुम तो बड़े आलिम समझ जान मालूम होते हो, तुमको अदब की बहुत अच्छी समझ है, दिखने में भी अच्छे लगते हो, क्यों नहीं मेरी फिल्म में तुम एक्टिंग कर लेते हो। तो मेरा ख्याल है ये हिंदी सिनेमा की तारीख में ये पहला मौका है जब किसी को अपनी लिटरेरी एबिलिटी के बेसिस पे एक फिल्म के हीरो का रोल मिला था। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन कायम हुआ था, जो एक नए तरह का थिएटर करने की कोशिश कर रहा था। तब तक हिंदुस्तान में जो थिएटर होता था, जिसे हम आज पारसी थिएटर कहते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन वो एक नए तरह का थिएटर, मॉडर्न, हमारे सरोकारों को, ख़ास तौर से गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के सरोकारों को लेकर नाटक कर रहा था। और वो नाटक मिलों के बाहर, सड़कों पर, फैक्ट्रियों के बाहर, चौल में घूम फिर के जगह जगह जाके कर रहे थे। शैलेंद्र थे, अमर शेख थे, अन्ना भाऊ साठे थे, बहुत तरह के लोगों थे। ख़ास तौर से बंगाल में नबन्ना थे, फिर बाद में ऋत्विक घटक वगैरह। तो इससे हबीब साहब की बड़ी ट्रेनिंग हुई और बड़ी दिलचस्प चीज़ें भी उन्होंने देखी, सुनी, समझी। एक तो नाटक में गानों का इस्तेमाल, म्यूज़िक का इस्तेमाल, फिर अलग अलग तरह के कल्चर्स, कोंकणी, मराठी, पंजाबी, उनसे उनका बहुत एक्सपोजर हुआ।
और बलराज साहनी के साथ एक बार वो एक नाटक लेके इलाहाबाद गए थे, इफ्ता की कॉन्फ्रेंस थी, तो उनको एक बूढ़े किसान का रोल करना था और वो बूढ़े किसान का रोल कर रहे थे, उनको रोना था। तो रिहर्सल चल रही थी, बलराज साहनी को अच्छा नहीं लग रहा था हबीब साहब का काम, 2 बजे रात तक चलती रही। बलराज साहनी झल्ला गए, आके जोर से एक झापड़ मारा हबीब साहब को। तो हबीब साहब रोने लगे, कह रहे हाँ बिल्कुल ठीक अब तुम कर रहे हो, बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग है। तो बाद में हबीब साहब ने कहा कि ये आपका डायरेक्शन का कौन सा तरीका था? बलराज साहनी ने कहा इसको मसल मेमोरी कहते हैं। एक बार ये मसल में घुस जाती है मेमोरी तो फिर जाती नहीं। तो इस तरह की एक्सपोजर्स और तजुर्बों के बाद से फिर वो बम्बई में और भी तरह के उन्होंने काम किए। उस ज़माने में नया नया रेडियो शुरू हुआ था, तो रेडियो स्टेशन फिर उन्होंने आना जाना शुरू किया। जुल्फ़िकार बुखारी बम्बई में उसके डायरेक्टर थे, और अहमद शाह बुखारी जो उर्दू के बहुत मशहूर राइटर पतरस बुखारी हैं, वो दोनों भाई थे। तो कुछ लोग उसको BBC यानी बुखारी ब्रदर्स कॉरपोरेशन भी कहते थे। वहाँ बहुत सारे लोग आते जाते थे, मंटो हैं, कृष्ण चंद्र थे, बड़े गुलाम अली खान थे, तरह तरह के लोगों से उनका साबका पड़ा। इनमें से चंद्र की, उपेंद्र नाथ अश्क वगैरह की। वो गाते बहुत अच्छा थे, अपनी शायरी खुद गाते थे, दूसरों का कलाम गाते थे, इस वजह से बहुत जगह बुलाए जाते थे हबीब साहब। और अपनी खुद की शायरी उनकी छप रही थी बड़ी अच्छी रिसालों में, सरदार जाफरी वगैरह छाप रहे थे। फिल्मों पे रिव्यूज़ करते थे, और बड़े टेंशन रिव्यूज़ बड़े जो हैं वो रेडियो पे। तो उनको एक दिन बम्बई में एक आदमी मिला जिसका नाम था बाबू राव पटेल, फिल्म इंडिया नाम की मैगजीन वो निकालते थे। तो बाबू राव पटेल ने कहा तुम ऐसे फिल्म वालों पे तनकीद करते हो, एक दिन आके वो तुम्हें पीट देंगे, तुम मेरे साथ आके काम करो। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जेब अपनी दराज में एक चाकू रखता हूँ, जैसे कोई फिल्म वाला मेरे पास आता है मैं चाकू निकाल के मेज पे ऐसे घोंस देता हूँ, अब बात करो जो करना है। इसलिए वो सब चले जाते हैं वहाँ से। तो बाबूराव पटेल के साथ फिल्म इंडिया में उन्होंने काम किया, ट्रेड मैगजीन निकाली, उन्होंने कई तरह के मुआशरे किए और शायरी की। तो बहुत रंगारंग जिंदगी बम्बई में उनकी रही। लेकिन 6-7 फिल्मों में काम किया, फुटपाथ फिल्म में दिलीप साहब के साथ काम किया। लेकिन वो कहते हैं अपनी खुद नविश में कि इतना सब काम करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ, हम जो काम करना चाहते हैं और मैं जो कहना चाहता हूँ उसके लिए सिनेमा मौजू मीडियम नहीं है। ये बातें होती थी उनकी बलराज साहनी से, दीना पाठक से और लोगों से, कि हम क्या फिल्म में जाके अंदर से कुछ चेंज करने की कोशिश करें। और ये कि मतलब ये एक्चुअली बात ये है, बहुत बड़ा और लंबा गहरा सवाल है, इसको हम देखें तो क्या तरमाल खा के आप निजाम जो चल रहा है उसमें कोई तब्दीली ला सकते हैं? पुराने में आपको ले जाना, निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि वो दरवेश जो अच्छा खाए, अच्छा पहने और अच्छा सोए और कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, बहुत बड़ा झूठा है। तो जो ये सोच रहा है कि मैं फिल्मों में काम करके और बड़ी गाड़ी में चल के और बड़े घर में रह के नई कला बना दूंगा, क्या वो कामयाब हो सकता है या नहीं, ये सवाल आपको पीयूष मिश्रा इस तरह दे सकते हैं। लोगों के साथ हुई। यहाँ एक खातून थी एलिजाबेथ गौबा नाम की, जो नए तरह के स्कूल्स चला रही थी और नई तरह की एजुकेशन दे रही थी। उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छे नाटक किए बच्चों के लिए ख़ास तौर से। ये बड़ा अहम एक्सपोजर था, क्योंकि बच्चों के साथ काम करने का तजुर्बा और उसके चैलेंजेस बिल्कुल अलग होते हैं। उसमें आप किस तरह उनको समझाएंगे, किस तरह चीज़ों को सामने रखेंगे, किस तरह उनको पेश करेंगे, और किस तरह की आपको ज़बान चाहिए थिएटर की अपनी बात पहुंचाने के लिए, ये एक बहुत अहम सीख थी। दूसरा जो बहुत अहम तजुर्बा उनके साथ हुआ वो जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ। जामिया मिलिया इस्लामिया आज भी जहां मौजूद है, जो एक बिल्कुल ही नए तरह का इदारा था, और जामिया में थिएटर की बड़ी बुनियाद थी। वहाँ के जो उस ज़माने में वाइस चांसलर थे जाकिर हुसैन साहब, वो खुद बहुत नाटक लिखा करते थे, बच्चों के लिए नाटक करते थे। उनके बाद जो वाइस चांसलर हुए शेख मोहम्मद मुजीब, वो खुद बहुत नाटक लिखते थे बच्चों के लिए। तो जामिया उनके लिए बड़ा ज़रखेज़ साबित हुआ, क्योंकि यहाँ थिएटर की एक तो बहुत बुनियाद थी, स्कूल के टीचर्स मास्टर्स साथ में नाटक करते थे। और मेरी बाद में जो सास बनी अजरा रिजवी साहिबा, वो भी वहीं थी, उन्होंने हबीब साहब के साथ नाटक किए उस ज़माने में। तो वहाँ उनसे किसी ने कहा कि हबीब तनवीर की आगरा बाजार की नज़ीर अकबर आबादी में नाटक लिखी, अतर परवेज साहब ने कहा। तो नज़ीर अकबर आबादी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं। नज़ीर अकबर आबादी एक ऐसे शायर थे उर्दू के, जिनको बहुत से जो एस्टैब्लिश्ड उर्दू का जो 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 कैनन था, यानी जो लोगों ने उसके बारे में ऑफिशियल हिस्ट्रीज लिखी, उन्होंने उनको काफ़ी हाशिए पे रखा था।
बहुत सी उसकी वजहें हैं और लेकिन उस ज़माने तक नज़ीर का थोड़ा रिवाइवल हुआ था, क्योंकि नज़ीर के बारे में पहले तो एक बहुत मशहूर अंग्रेज़ी लिंग्विस्ट थे S.W. फैलन, उन्होंने किताब लिखी थी बहुत अच्छी। अहमद साहब पटना में होते थे, प्रोग्रेसिव थे, उन्होंने नज़ीर पे काम किया था, तो नज़ीर का थोड़ा रिवाइवल हो रहा था। हबीब साहब ने नज़ीर पे काम किया। नज़ीर पे काम करने के बाद उन्होंने कहा कि नज़ीर के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत स्कैंटी है, कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। नज़ीर की गज़लें नज़में बहुत उम्दा हैं, ज़िंदगी के हर पहलू पे हैं। होली पे उनकी 8-10 नज़में हैं, जन्माष्टमी पे हैं, कृष्ण जी पे उनकी 12-13 नज़में हैं, तैराकी पे हैं, रीछ पे हैं, बंदर पे हैं, भालू पे हैं, त्योहारों पे हैं। तो बड़ा जश्न है नज़ीर के यहाँ ज़िंदगी का और शहरी ज़िंदगी का, आगरे के तैराकों का। तो उन्होंने कहा कि नज़ीर को पेश करने के लिए सबसे उम्दा तरीका यह है कि नज़ीर की नज़में मैं पेश करूं। तो उस चैलेंज से डील करते करते उन्होंने ये तय किया कि नज़ीर के बारे में नाटक होगा, लेकिन नज़ीर स्टेज पे आएंगे ही नहीं। नज़ीर की बातें होंगी, नज़ीर का जिक्र होगा। एक तरफ कुछ लोग हैं जो नज़ीर की बड़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग जो नज़ीर की बुराई कर रहे हैं, कुछ लोग गालिब और मीर के परस्तार हैं। तो उससे जूझते जूझते कि इसको मैं कैसे पेश करूं, और उनके गाने होंगे और उनका फ़कीर होंगे, जैसे अभी काका ने आपको जो गाने सुनाए वो आगरा बाजार के ही गाने थे। उससे जूझते जूझते उन्होंने पहले, जैसे रेडियो पे फीचर होता है, वो फीचर लिखा जिसमें बहुत ज़्यादा नाटक का रूप नहीं था। ये बहुत अहम बात है, वो एक फीचर का रूप था। उस फीचर को उन्होंने स्टेज पे पेश किया ओखला में। उसको पेश किया तो लोगों को बहुत मजा आया। वो करते करते उन्हें लगा कि उन्हें धीरे धीरे एक फॉर्म मिल रहा है। अब ओखला गांव था, गांव के बहुत से लोग जो नाटक देखने आते थे, उन्होंने फिर कहा ये तो बाजार है, इसमें तो बाजार में गांव वालों को बिठाना शुरू किया। गांव वालों को बिठाया, कोई आ गया, कोई पान वाला ऑथेंटिक बैठा दिया उन्होंने जो है वो फिर एक कुम्हार को ले आए, कुम्हार गधा लेके आया अपना। फिर रामलीला मैदान में शो किया, कुम्हार का गधा स्टेज पे था, उसने लीड कर दी। भाई साहब ने कहा कि इससे ज्यादा ऑथेंटिक बाजार में कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो वो कौन शहरी है कौन गांव वाला है, इसका फर्क उन्होंने उसी आगरा बाजार में 1954 में जो नाटक किया था, वहीं से उन्होंने उसको मिटाना शुरू किया।